दो लोग ऐसे हैं जो सांसद बनने के बाद कह रहे हैं जनता से कि अब मेरे बेटे को विधायक बना दो। एक सांसद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे भाई को विधायक बना दो। और एक बिहार के लोगों को तो आदत हो गई परिवारवाद की, अब जीतन राम मांझी कर रहे हैं तो क्या बुराई है, लोग तो यही कहेंगे। जनता को भी थोड़ा बुरा लगता है, जनता भी तो जीतन राम मांझी कोई बेवकूफ है कि कह रहे बेटा को टिकट दिलवाया कि दूसरे को दिलवाया। बेलागंज की जनता सुरेंद्र यादव को ही अपना भगवान मानती है, वहाँ के बेटे को भी पूजेगी तो निश्चित है ना। यादव को औकात नहीं है कि सुरेंद्र यादव के बेटा का टिकट काट दे। इतना पावर में है सुरेंद्र यादव बेलागंज में। रामगढ़ में भी, जी हाँ, रामगढ़ में भी जगदानंद सिंह चाहते हैं कि एक बेटा सांसद बन गया है या दूसरे बेटे को विधायक बनवा देते हैं। तो भी है परिवारवाद, लेकिन माले में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जिसमें कि बाप के बाद बेटा को टिकट दिया गया, तो इसीलिए माले पर हम ये आरोप नहीं लगे। और नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से जो 4 सांसद जीतकर लोकसभा गए, उनकी 4 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी हैं, सुरेंद्र यादव हैं, सुधाकर सिंह हैं और सुदामा प्रसाद है। इन चारों की जो सीटें खाली हुई हैं, वहां पर एक बड़ी अजब गजब तस्वीर दिख रही है। दो लोग ऐसे हैं जो सांसद बनने के बाद कह रहे हैं जनता से कि अब मेरे बेटे को विधायक बना दो। एक सांसद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे भाई को विधायक बना दो। और एक सांसद का थोड़ा मामला मिला जुला है। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है, चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और हमने पहले भी इन 4 सीटों पर आपसे बातचीत की थी। जी हाँ, बिहार में ये जो 4 सीटें खाली हुई हैं, यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। अब देखिए, तरारी है, इमामगंज है, बेलागंज है और रामगढ़ है। शुरुआत हम चाहेंगे आप इमामगंज से करिए। जीतन राम मांझी की सीट खाली हुई है, खुद कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, बेटे के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इमामगंज के बारे में, क्या समीकरण देखते हैं वहां पर? देखिए, सीधा है, इमामगंज जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के बॉस हैं, उनके परिवार की पार्टी है, उनकी व्यक्तिगत पार्टी है। ठीक है, वो खुद विधायक थे, अब जीतकर सांसद बन गए हैं, तो उनकी खाली हुई सीट पे उनके परिवार के लोग ही लड़ेंगे। जवाब तो आपने भी दे ही दिया है पहले। ठीक है, तो उनका सब जगह सांसद जो है अपने परिजनों को लड़ना चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का बेटा जो अभी संतोष कुमार सुमन MLC है और मंत्री भी है बिहार सरकार में। ठीक है, लेकिन तो दूसरी पत्नी के पुत्र हैं प्रवीण मांझी। लगभग फाइनल है, प्रवीण मांझी इमामगंज से हम की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और NDA के प्रत्याशी। सवाल मेरा सर आपसे ये है, देखिए ये तो एक आम बात हो गई, सवाल मेरा ये है कि इमामगंज से जीतन राम मांझी यानी हम की सीट खाली हुई है, तो जीतन राम मांझी चाहेंगे कि दोबारा से हमको ही मिले। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विधानसभा में राजद का नंबर गेम बदल रहा है, तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले अब जो उपचुनाव होने वाला है उस पर एक बार फिर से हम अपनी छवि छोड़े, छाप छोड़े, तो क्या इमामगंज में राजद कोई इस बार खेल कर सकती है, कोई ऐसा कैंडिडेट उतार सकती है जो प्रवीण मांझी को टक्कर दे सके, जीतन राम मांझी को चुनाव हरवा सके इस उपचुनाव में? नहीं, सही है, राजद भी जो तैयारी करेगी ही करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसी पर रही है। हाँ। ठीक है, बातचीत हमारी क्या हो रही है, हम हो रही है कि जो सांसद चुनाव जो पूर्व विधायक, ठीक है, चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, उनकी सीट जो खाली हुई है उस पर अधिकतर सीटों पे वो अपने परिजनों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। परिवारवाद पे बात करना चाह रहे हैं, बात करेंगे आज, नहीं तो फिर दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आज पर्टिकुलराइज रही है जिससे कि दर्शकों को समझ में आए कि भाई हम क्या बातें रखना चाहते हैं। परिवारवाद पे क्या इशारा है आपका? मतलब बिहार के लोगों को तो आदत हो गई परिवारवाद की, अब जीतन राम मांझी कर रहे हैं तो क्या बुराई है, लोग तो यही कहेंगे। जनता को भी थोड़ा बुरा लगता है, जनता भी तो वही कर चाहती है। जनता भी चाहती है कि लालू यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो, लालू यादव का उत्तराधिकारी कोई रामकृपाल यादव हो, कोई पप्पू यादव हो, थोड़ा चाहता है। जनता स्वीकार नहीं करती है, जनता तो ऐसे लोगों को हरवाती है। तो इससे मैं जो बात कर रहा हूँ समझिए, ठीक है ना, सब चाहते हैं कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी जो है चिराग पासवान हो, कोई पशुपति कुमार पारस हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो उसी जाति का, लेकिन कोई रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी, ठीक है, कोई परिवार से बाहर हो, जनता भी नहीं चाहती। तो जीतन राम मांझी
के समर्थक जो है वो भी चाहते हैं कि जो मुसहर जाति है, जो अति महादलित जो जनता है, मतदाता है, वो भी किसी बाहर के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है नेता। तो इसीलिए ये जनता अभागा बिहार का, मैं तो कह रहा हूं कि हम सभी लोग अभागे हैं कि हमें नहीं दिखता। अरे उसको तो दिखेगा ही, हर बाप चाहेगा बेटा को सेट करना, नहीं समझे, हर पति चाहेगा पत्नी को सेट करना, ठीक है, हर बाप चाहेगा बेटा बेटी को सेट करके जाए, दामाद को सेट करके जाए। मतलब सीधा है कि परिवारवाद जनता नेता के लिए जनता की कमी है। हाँ, तो जनता ही जब आशीर्वाद दे देती है, जनता को ही स्वीकार है कि लालू यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो, जनता ही कहती है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो, ठीक है, जनता ही कहती है कि जीतन राम मांझी का उत्तराधिकारी जीतन राम मांझी का बेटा बेटी हो, दामाद हो। तो जीतन राम मांझी चलिए ठीक है, मान लेते वो भी पूरे नहीं है। तो जीतन राम मांझी कोई बेवकूफ है कि कह रहे बेटा को टिकट दिलवाया, दूसरे को दिलवाया। देखिए ये उपचुनाव, जो 4 उपचुनाव होने वाला है, ये परिवारवाद पर फोकस है। देखिए यहाँ पर दल कोई भी हो, लेकिन यहाँ कैंडिडेट ज्यादा परिवार के ही दिखने वाले हैं। अब बात करें सुरेंद्र यादव की, जो कि अभी अभी सांसद बने हैं, वो भी अपने बेटे के लिए तैयारी कर रहे हैं बेलागंज से। आपको क्या लगता है, आरजेडी में तो खैर ये एक आम बात है परिवार से ही किसी का आगे बढ़ना, अब सुरेंद्र यादव अपने बेटे को बढ़ाएंगे तो वहां की जनता आपको लगता है स्वीकार कर लेगी, जैसे पहले भी स्वीकार किया है, या इस बार लग रहा है कि कुछ नहीं अलग हो सकता है? मेरा तो मानना है कि 90% तो स्वीकार करेगी ही करेगी, क्योंकि मैंने जवाब दे दिया पहले ही आपके पिछले प्रश्न में ही कि जनता, बेलागंज की जनता सुरेंद्र यादव को ही अपना भगवान मानती है, वहां के बेटे को भी पूजेगी तो निश्चित है ना, भगवान का बेटा है। जैसे लालू यादव के बेटा को तेजस्वी यादव को लोग पूजते हैं, तो सुरेंद्र यादव के बेटा में क्या बुराई है? क्या बुराई? तेजस्वी यादव को औकात नहीं है कि सुरेंद्र यादव के बेटा का टिकट काट दे। अच्छा, इतना पावर में है सुरेंद्र यादव बेलागंज में? बेलागंज के लालू यादव सुरेंद्र यादव है। अब क्या बात है, मतलब इतनी ताकत है एकदम 100%। बेलागंज के लालू यादव सुरेंद्र यादव है। लालू प्रसाद को औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि सुरेंद्र यादव के बेटा का टिकट काट दे, या अगर कटेगा भी तो सुरेंद्र यादव की सहमति से कटेगा, सहमति से कटेगा। बिल्कुल, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और परिवारवाद का जिक्र है। जी हाँ, रामगढ़ में भी जगदानंद सिंह चाहते हैं कि एक बेटा सांसद बन गया है या दूसरे बेटे को विधायक बनवा देते हैं। तो अब रामगढ़ की कहानी भी लगभग वही परिवारवाद की, लेकिन मेरा सवाल यहाँ थोड़ा अलग है। रामगढ़ में आप देखिए कि सुधाकर सिंह की जो जीत हुई है वो थोड़ी सी अलग तरह से, आप देखिए बीजेपी की कमजोरी मतलब सुधाकर सिंह, आरजेडी की जीत हुई है बक्सर में। अब आप जिस तरह से जगदानंद सिंह को देख रहे हैं, जगदानंद सिंह का एक लेटर भी अभी आप पिछले दिनों आप देखिए मीडिया में चला था, जहां वो प्रशांत किशोर से घबरा रहे थे। तो अपने परिवार को साध रहे हैं, राजद पर फोकस नहीं है, प्रशांत किशोर से डर रहे हैं। तो रामगढ़ में क्या लगता है आपको, जीत पाएगी कहीं से भी राजद? जो अभी दिख रहा है, तस्वीर जो दिख रही है, जिस तरीके से राजद डरी हुई दिख रही है। देखिए, आज हम लोग टिकट बंटवारा पर विश्लेषण कर, फिर आप सर मतलब आप चाह रहे परिवारवाद पर ही बात करें? हाँ नहीं, आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 4 सांसद जो पहले विधायक थे अपने विधायकी से इस्तीफा दिया है, विधानसभा की सीटें खाली हो गई है, तो किस प्रकार से बाप और भाई लगा हुआ है अपने परिजनों को सेट करने के लिए। तो मुद्दा इसीलिए हम लोग आज किसी दूसरे मुद्दे को ऐसे मत डालिए। परिवारवाद जनता को बताकर रहेंगे कि परिवारवाद आपको सुनना पड़ेगा। रामगढ़ में भी ठाकुर हैं, ठीक है, मैंने वही सोले वाले ठाकुर हैं, लेकिन रामगढ़ में जो सोले के ठाकुर थे उनका हाथ कटा हुआ था दोनों। यहाँ पर जो ठाकुर हैं जगदानंद सिंह रामगढ़ के, उनके 2 हाथ है, एक हाथ सांसद बन चुका है सुधाकर सिंह, दूसरा हाथ जो अजीत सिंह उनका जो दूसरा बेटा है वो 3 महीने पहले तक जदयू में थे। अब जदयू से राजद में लाकर जगदानंद सिंह पूरी कोशिश में है कि उनके दूसरे पुत्र को रामगढ़ से ठाकुर अजीत सिंह को रामगढ़ से जो है ताज मिले, टिकट मिले आरजेडी का, वो पूरे प्रयास में है और 90% संभावना है कि अजीत को ही मिलेगा ही राजद का टिकट। बिल्कुल। तो चलिए रामगढ़ के बारे में भी सर ने लगातार बता ही दिया है आपको, तो मेरा एंगल अलग ले जा रहे हैं, लेकिन सर चाहते हैं कि परिवारवाद पर बात जरूर हो। लेकिन अगर सर हम तरारी की बात करेंगे तो तरारी में परिवारवाद पर आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तरारी में जो सीट खाली हुई है वो माले की खाली हुई है। सुदामा प्रसाद सिंह लोकसभा का चुनाव जीते, आरा से पहुंचे हैं संसद तक,
अब जो उनकी सीट तरारी खाली हुई है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं तस्वीर? माले से यहाँ किसको टिकट मिल सकता है? नहीं, आपके जितने भी सवाल हैं अभी इससे पहले भी हुआ, वो चूंकि तरारी ओपन है, ठीक है, और ओपन है इसलिए इस सीट पर हम लोग हर चीज की बात कर सकते हैं, बात करने लायक है, मतलब परिवारवाद बांट देता है। हाँ, नहीं, बात करने लायक है, क्योंकि उन तीनों सीटों पर परिवारवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, कि बाप के बाद बेटा, ठीक है, या भाई के बाद भाई। तो लेकिन तरारी ओपन सीट है, जो कि CPI-ML के कैंडिडेट थे सुदामा प्रसाद, जो तरारी के विधायक थे, अब आरा से सांसद हो गए हैं। तो वहां पर चूंकि देखिए, जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि बाप के बाद बेटा को ही मिलेगा टिकट, प्रायः नहीं मिलता है। अपवाद है कुछ जगह पे, वो भी बीजेपी में है, वो भी माले में वो भी अपवाद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। CPI ने एक अपवाद खड़ा किया, इस बार केदार पांडे जो MLC थे, उनके बदले उनके पुत्र को टिकट दिया, तो CPI में भी है परिवारवाद। लेकिन माले में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जिसमें कि बाप के बाद बेटा को टिकट दिया गया, तो इसीलिए माले पर हम ये आरोप नहीं लगे। और चर्चा है वहां पर कि सुदामा प्रसाद के बाद तरारी में जो है राजू यादव, एक CPI-ML के कार्यकर्ता है, उन नेता है, उनको टिकट मिलने की संभावना है वहां से, ठीक है। रही बात उनके खिलाफ कौन लड़ेंगे, तो पिछली बार जो है उनके खिलाफ बीजेपी से कौशल विद्यार्थी चुनाव लड़े थे, अच्छा, ठीक है, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा। उस सीट पर NDA से, ठीक है, चूंकि महागठबंधन से जब माले का विनिंग सीट है वो, तो फिर वहां से दूसरे किसी उम्मीदवार की बातचीत करना बेकार है, क्योंकि माले ही लड़ेगी ना, 100% कंफर्म है, ठीक है। लेकिन NDA की तरफ से कौन लड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस बार। तो अभी देखिए, हाँ। सर अभी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं, नोटिफिकेशन भी अभी जारी नहीं हुआ है एक तरह से, तो अभी इसमें एक समय लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, चुनाव जैसे ही नजदीक आता है उससे भी पहले सब अपनी गोटियां सेट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर भी साफ हो चुका है कि जो संसद पहुंचा है वो चाहता है कि अब जो विधानसभा की सीट खाली हुई है उसमें मेरे परिवार का कोई सदस्य पहुंच जाए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि देखिए, इमामगंज की बात करें तो वहां पर हम यानी NDA की सीट हम मानकर चलते हैं। अगर हम सर बेलागंज की बात करें तो बेलागंज का मतलब RJD या इंडिया अलायंस आप समझ लीजिए। रामगढ़ के साथ भी वही है, इंडिया अलायंस के साथ, और साथ ही साथ जो माले की सीट है तरारी की, वो भी इंडिया अलायंस। यानी विपक्ष की 3 सीटें हैं और NDA यानी सत्ता पक्ष की 1 सीट है। अब यहाँ पर साख किसकी दांव पर लगी है? तेजस्वी यादव की लगी है, क्योंकि तीनों सीटों पर हार जीत का जो बड़ा अंतर होगा वो तेजस्वी यादव के निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर हम चुनाव हारती है तो बीजेपी से ज्यादा जीतन राम मांझी पर लोग उंगली उठाएंगे, तो इसलिए बीजेपी फैक्टर यहाँ पर पीछे चला जाएगा। तो क्या लगता है, थोड़ा इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव क्या वो गलती दोबारा करेंगे जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में रुपौली में की, कि बीमा भारती जब इतनी बुरी तरीके से लोकसभा का चुनाव हारी, उसके बावजूद उन्होंने रुपौली में उनको दोबारा से टिकट दे दिया। क्या आपको लगता है ये गलती दोबारा तेजस्वी करेंगे या कुछ अलग करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए भी गलती करने का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि 3 सीट पे तेजस्वी यादव के उम्मीदवार लड़ेंगे, 99% चांस है। उसमें इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज। तो बेलागंज में मैंने बताया ही कि बेलागंज में तेजस्वी यादव की हैसियत नहीं है कि वो सुरेंद्र यादव की मर्जी के खिलाफ जाए। वहां का टिकट सुरेंद्र यादव फैसला करेंगे कि उनके पुत्र लड़ेंगे या कोई दूसरा लड़ेगा, ठीक है। एक हो गया। दूसरा रामगढ़ में भी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं के पुत्र है सुधाकर सिंह जो सांसद बने हैं। तो 100% मान के चलिए कि इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को नाराज नहीं करेंगे और वहां से उनकी मर्जी से ही प्रत्याशी होगा, ठीक है। रही तीसरी बात है इमामगंज, ठीक है। इमामगंज में देखना है कि इमामगंज में RJD जो है अपने पूर्व हैवीवेट उदय नारायण चौधरी को लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, अच्छा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर एक और कैंडिडेट हो सकते हैं, एक अभय कुशवाहा जो RJD के नए संसदीय दल के नेता बने हैं, ठीक है। उनके एक मित्र हैं, ठीक है, क्या कौन माझी है? उमेश माझी, शायद क्या रोशन माझी, सॉरी क्षमा करेंगे, रोशन माझी। तो उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, और उदय नारायण चौधरी, दोनों में से कौन उम्मीदवार होंगे? केवल एक ही सीट ऐसी है जहां पर कि तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा अभी तक वो अपना दिमाग, जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, कि अभी तक वो अपना माइंड मेकअप नहीं किए होंगे, ठीक है।
और बाकी सीटों का बाकी लगभग सीटों पर लगभग फाइनल है। हाँ। तो वहां पर जैसे केवल कि कोई बड़ी भूमिका दिखती नहीं है कैंडिडेट के सिलेक्शन में यहाँ पर। मतलब अगर हार जीत में हम देखें तो प्रभाव जरूर पड़ेगा तेजस्वी यादव लालू यादव का, लेकिन कैंडिडेट के सिलेक्शन में पहले से ही लगभग सब तय कर लिया है। चुनौती नीतीश कुमार के लिए बड़ी होगी। हाँ, कि नीतीश कुमार कैसे इसको साधते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अब इन चारों सीटों पर, जो 4 सीटों पर हमने आपको समीक्षा की है, समीकरण बताए हैं, यानी परिवारवाद वाला जो समीकरण बैठ रहा है, अब इसके खिलाफ में एनडीए क्या करेगा, किन कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारेगा, क्या परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बना पाएगा एनडीए बीजेपी, ये सवाल बड़ा है। अब देखते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में हार का भी बदला एनडीए यानी बीजेपी ले पाएगी। ये कई ऐसे सवाल है जिन पर बहुत सारे जवाब हम लेकर आप तक जरूर आएंगे। चैनल पर लगातार बने रहिए। नमस्कार।